फ्रांस में ही। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज है 29 जनवरी 2024। प्रीलिम्स अब काफी नजदीक आ गया है। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर एडिशन फॉर टुडे। फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है वाराणसी में लोकेटेड ज्ञानव्यापी मॉस्क से, जहां पर कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था ये पता लगाने के लिए कि क्या ये मॉस्क, कि क्या ये मस्जिद किसी हिंदू टेम्पल के ऊपर तो नहीं बना हुआ, जिस तरीके से अयोध्या में लोकेटेड बाबरी मस्जिद एक टेम्पल के ऊपर था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से एक सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस रिपोर्ट में अब बोला गया है कि इस ज्ञानव्यापी मॉस्क में इसके बनने से पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। मतलब देयर वॉज अ टेम्पल दैट एग्जिस्टेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क। फ्रेंड्स, सर्वे के ही दौरान इस मॉस्क की एक दीवार पर यह इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें लिखा है कि इस मॉस्क को बनाया गया था औरंगजेब के रूल के दौरान 1676 से 1677 के बीच। नाउ फ्रेंड्स, ये न्यूज एक हेवी पॉलिटिकल न्यूज है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज इवेंट में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अभी हम जल्द ही बात करेंगे। उससे पहले हम इसी से रिलेटेड इस न्यूज इवेंट की भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के रिलीज के बाद विश्व हिंदू परिषद, इसके एक प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा है कि क्योंकि इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि इस मॉस्क को बनाया गया था एक मंदिर को तोड़कर, इस वजह से इस मॉस्क की एडमिनिस्ट्रेशन को और इस जगह को हिंदू कम्युनिटी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, इस न्यूज इवेंट के काफी हेवी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। ये स्टेटमेंट भी काफी पॉलिटिकल है। फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपने सर्वे में इस मॉस्क में एक शिवलिंग भी मिला है और इस मॉस्क में प्रेजेंट इंस्क्रिप्शंस में काफी सारे नाम मिले हैं, जैसे कि जनार्दन, रुद्र, उमेश्वरा, जिससे ये एविडेंस और स्ट्रांग होता है कि ये मॉस्क एक टेम्पल था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में विश्व हिंदू परिषद, जो कि हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी ये डिमांड की है। अब हम एक और न्यूज आर्टिकल को कवर करते हैं जो इसी इवेंट से रिलेटेड है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991। और इस न्यूज आर्टिकल में बोला गया है कि ये ज्ञानव्यापी मॉस्क से जुड़ा मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करता है। मतलब जिस रीजन से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया गया था, उस रीजन को ही ये मुद्दा चैलेंज करता है। तो अब हम सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट की ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्ट को एज इट इज क्लियर बाय द नेम पास किया गया था 1991 में। और इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 को एक कट ऑफ डेट समझकर यह बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन कोई भी रिलीजियस प्लेस जिस भी कैरेक्टर का था, उस कैरेक्टर को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इट शुड नॉट बी चेंज्ड। 1991 में पास किए गए इस एक्ट में सिर्फ एक एक्सेप्शन था, वो था बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर उस समय कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इस एक्ट में सीधे तरीके से बोला गया है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस को एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में अब चेंज नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी सभी पेंडिंग केसेस को खत्म कर दिया जाएगा जिन केसेस में रिलीजियस प्लेसेस के कैरेक्टर को लेकर प्रोसीडिंग्स चल रही हों। और इस एक्ट के बाद से कोई नए केसेस नहीं शुरू किए जा सकेंगे जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मॉस्क पे किया जा सकता है। तो अब द हिंदू के इस आर्टिकल की बात करते हैं। इस आर्टिकल में बोला गया है, एज वी हैव सेड, that the 1991 Act guarantees the preservation of the religious character of places of public worship as they existed on August 15, 1947। इस पर हमने अभी बात की थी। फिर इस न्यूज आर्टिकल में बोला जाता है कि राम जन्मभूमि के टाइटल को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था, इस पूरे इवेंट से, इस पूरे डिस्प्यूट से इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और पार्लियामेंट्री इंटेंशन का पता चलता है। मतलब जब इस एक्ट को 1991 में पास किया गया था, उस समय लॉ मेकर्स का यही इंटेंशन था कि पूरे देश भर में राम जन्मभूमि की तरह और डिस्प्यूट्स ना फैलें और सोशल हार्मनी बनी रहे।
इंडिया का सेक्युलर कैरेक्टर भी बना रहे। पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि वाराणसी में लोकेटेड इस ज्ञान व्यापी मॉस्क के मुद्दे से एक अंदाजा मिलता है कि पार्लियामेंट के लॉ मेकर्स का जो इंटेंशन था कि देश में इस तरीके के मुद्दे ना फैलें, वो इंटेंशन अब एक बार चैलेंज हो रहा है। नाउ फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक अलग चीज है, उससे केवल फैक्ट्स मिलते हैं। अब क्या इस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? और अगर चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन। एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रेफर करते हुए बोलेगा कि अब किसी भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। बट वट एवर हैपन्स, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, ये आने वाले समय में न्यूज में काफी रिपीट होने वाला है। आप इस न्यूज इवेंट पर ध्यान रखें कि इस न्यूज इवेंट के काफी हैवी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए आपको अपने आप को इस इवेंट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इस न्यूज इवेंट में इंपॉर्टेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, जिस पर हम बात कर चुके हैं। ये एक सिंपल एक्ट है। इस एक्ट को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, और ये डिटेल्स मेरे नोट्स में भी प्रेजेंट है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके। ये न्यूज रिलेटेड है पद्मा अवार्ड से। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 2024 में दिए जाने वाले पद्मा अवार्ड्स के रिसिपिएंट की लिस्ट को डिक्लेयर किया है। अब इन अवार्ड के रिसिपिएंट्स की बात करने से पहले हम पद्मा अवार्ड्स की ही बात करते हैं कि ये पद्मा अवार्ड्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इन पद्मा अवार्ड्स पर तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो पद्मा अवार्ड की बात करते हैं। इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, और इनको फिजिकली दिया जाता है मार्च या अप्रैल में। पद्मा अवार्ड को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 में, और ये भारत रत्न के बाद इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। पद्मा अवार्ड की 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण की सेकंड रैंक है, उसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्मश्री। अब ये पद्म अवार्ड दिए जाने के लिए एक कमेटी होती है। अब ये पद्म अवार्ड किसको दिए जाएंगे, इसका डिसीजन लेती है एक कमेटी, जिस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिस कमेटी को गठित करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस कमेटी में अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को अवार्ड दिया जाना चाहिए, और दिया जाना चाहिए तो कौन सा। यू शुड पे अटेंशन कि ये कमेटी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी है। इसको पूरे तरीके से बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी से। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो वो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़कर ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स एलिजिबल नहीं है इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। एंड यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन कि जिसको भी ये अवार्ड मिलता है वो व्यक्ति इस अवार्ड को अपने नाम के साथ एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये अलाउड नहीं है कि किसी को ये अवार्ड मिले और वो अपने नाम को इस तरीके से चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, पद्म विभूषण अवार्डी XYZ, इस तरीके से इस अवार्ड को अपने नाम में एज अ टाइटल यूज करना अलाउड नहीं है। और एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को प्रिलिमिनरी में पूछा भी जा चुका है। तो अब इस न्यूज इवेंट की बात करते हैं, पद्मा अवार्ड 2024 के अवार्डीज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण अवार्ड जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आफ्टर भारत रत्न, वो इस साल दिया गया है M वेंकैया नायडू को, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, चिरंजीवी को जो कि साउथ इंडिया के एक एक्टर हैं, विजयवंती बाली को जो भी एक एक्टर है, पद्मा सुब्रमण्यम को जो कि भरतनाट्यम की एक डांसर है, और बिंदेश्वर पाठक को जो कि फाउंडर है सुलभ इंटरनेशनल के। अब फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इन नामों को याद करना बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर चुके हैं। आपको इन अवार्ड्स की कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि ये अवार्ड्स क्या हैं, इन अवार्ड्स को डिसाइड करने वाली कमेटी क्या है, किन किन व्यक्तियों को ये अवार्ड नहीं मिल सकता वगैरह। ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। हम इस इवेंट पर अब और समय एलोकेट नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये नेक्स्ट न्यूज जो रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो की इंडियन विजिट।
तो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस एडिशन में इस न्यूज इवेंट की बात की थी कि इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ज्वाइन करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। अब ऐसा हो चुका है, पर वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने से पहले राजस्थान की सिटी जयपुर को विजिट करते हैं। वहां पर एक शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिफेंस, सिक्योरिटी और काफी सारे एस्पेक्ट में इंडिया के साथ बायलैटरल डिस्कशंस भी करते हैं, काफी सारे एग्रीमेंट्स को भी साइन करते हैं, जिनकी हम अभी बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब वो जयपुर में होते हैं तो वो जंतर मंतर को भी विजिट करते हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में कुछ गिनी चुनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आपको उन सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अपने नोट्स में एक अलग से लिस्ट बना लें, उस लिस्ट में सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नोट डाउन कर दें, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें क्या खास बात है, इसके बारे में जान लें। फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट पिछले रीसेंट समय में काफी बार मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई 2023 में नरेंद्र मोदी फ्रांस में ही थे, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की बेस्टील डे परेड को ज्वाइन किया था एज अ चीफ गेस्ट। और अब कुछ समय बाद ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडियन रिपब्लिक डे को ज्वाइन करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं वो ये है कि फ्रांस और इंडिया अभी रिसेंट समय में एक दूसरे के साथ काफी डीपली एंगेज कर रहे हैं। इंडिया की इस तरीके की एंगेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रहती है, बट पिछले कुछ समय में ये एंगेजमेंट सबसे ज्यादा है फ्रांस के साथ। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशनशिप्स रीसेंट टाइम्स में काफी अच्छे स्टेट में हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और फ्रांस ने बिसाइड्स द रिपब्लिक डे विजिट कौन कौन सी डील्स को साइन किया है, कौन कौन से एग्रीमेंट्स पर एग्री किया है। तो इंडिया और फ्रांस ने अपने बीच एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को अनाउंस किया है, जिस रोड मैप में ये दोनों साइड्स डिफेंस प्रोडक्शन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगी। इंडिया और फ्रांस मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी, मिलिट्री प्रोडक्ट्स को एक साथ डिजाइन करेंगी और फिर उनको मिलकर ही एक साथ डेवलप करेंगी। इंडिया और फ्रांस ने डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ स्पेस कॉपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट्स को भी साइन किया है, और दोनों साइड्स ने एनर्जी की फील्ड में, डिजिटल हेल्थ की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड में भी एग्रीमेंट्स को साइन किया है। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ साथ एयरबस, जो कि फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है, और टाटा, जो कि इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने भी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें ये दोनों साइड्स मिलकर सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी। अब हम इंडिया और फ्रांस के ही इन एग्रीमेंट से रिलेटेड इस न्यूज इवेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया और फ्रांस के बीच एक डिस्कशन चल रही है, जिस डिस्कशन में दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसको एक साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस एग्रीमेंट के लिए जो दोनों साइड से पार्टीज हैं वो हैं साफ्रान, जो कि फ्रेंच मल्टीनेशनल फर्म है, और इंडिया की तरफ से है इंडिया की DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी इस इंजन के डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर। और इंडिया का फोकस रहेगा कि इंडिया को पूरे तरीके से 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी जाए। मतलब दोनों साइड्स जब भी फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करेंगी, उसके बाद इंडियन कंपनीज को, इंडिया के DRDO को उस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से दे दी जाएगी कि आप खुद लोकली अब इन इंजन को बना लें। जो कि अगर ऐसा हो जाता है तो इस फील्ड में इंडिया के लिए एक मेजर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इट विल टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडियाज कैपेबिलिटीज। फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एक सेंसिटिव टॉपिक है। काफी सारी कंपनीज, काफी सारे नेशंस ऐसा नहीं चाहते, वो अपने सीक्रेट्स को अपने पास ही रखना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट है। फ्रेंड्स, इस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील के साथ साथ इंडिया ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी एक डील की है, जिस डील में इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL को जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा F414 इंजन को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब इस डील से भी इंडिया को काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी,
और इंडिया डिफेंस के फील्ड में और सेल्फ रिलायंट बनेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला, इन जेट इंजन को बनाने की कैपेबिलिटी क्रिटिकल है आज के वॉरफेयर में, और बहुत कम ही गिनी चुनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे खुद जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटीज हैं। और अगर ये डील सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो इंडिया भी उन गिनी चुनी कंट्रीज का पार्ट होगा। फ्रेंड्स, अब हम एक और न्यूज इवेंट की बात करते हैं जो रिलेटेड है फ्रेंच प्रेसिडेंट की इंडियन विजिट के दौरान हुए बायलैटरल एग्रीमेंट से। ये एग्रीमेंट रिलेटेड है फ्रांस की कंपनी एयरबस और इंडियन कंपनी टाटा के बीच हुए एक एग्रीमेंट से, जिसमें ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगी और फ्रेंच कंपनी एयरबस की मदद से इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप इंडिया में पहला प्राइवेट सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करने की एक असेंबली को एस्टैब्लिश करेगी। टाटा के द्वारा बनाई जाने वाली ये फाइनल असेंबली लाइन एयरबस कंपनी के सबसे ज्यादा सेल होने वाली एयरबसेस बेस्ट सेलिंग H125 सिंगल इंजन सिविल हेलीकॉप्टर को इंडिया में असेंबल करेगा। फ्रेंड्स, ये एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर दुनिया का बेस्ट सेलिंग सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और उम्मीद है कि इस एग्रीमेंट के बाद ये 2026 से इंडिया में भी असेंबल होने लगेगा। फ्रेंड्स, ये एक और न्यूज इवेंट है जो रिलेटेड है फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन साइड के बीच हुए एग्रीमेंट से, और इस एग्रीमेंट का कॉन्टेक्स्ट है दोनों साइड्स फ्रांस और इंडिया के बीच साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में जॉइंट सर्वेलेंस करने का प्लान। इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी का ये जॉइंट सर्वेलेंस होगा साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में लोकेटेड फ्रांस के ला रियूनियन आइलैंड में। अब जब भी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, हम तब इस न्यूज इवेंट को फॉलो करेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये इतनी जानकारी काफी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इंडिया और फ्रांस के बीच हुए बायलैटरल एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया है। इंडिया और फ्रांस ने डिफेंस से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैरीटाइम सर्वेलेंस से रिलेटेड और बाकी और माइनर एस्पेक्ट्स से रिलेटेड काफी सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया है। एज आई सेड, दिस शुड एम्फसाइज दैट इंडिया और फ्रांस के बीच फिलहाल आपसी संबंध काफी अच्छा चल रहा है और दोनों साइड्स आपस में हेविली कोलैबोरेट कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और यह है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से, जहां पर एक गोल्डन टाइगर को देखा गया है। इस गोल्डन टाइगर की इमेज असम के चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, और इस गोल्डन टाइगर को देखा गया था असम में एक सफारी के दौरान, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एनकाउंटर काफी रेयर है। फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि असम में एक से ज्यादा गोल्डन टाइगर्स हैं, बट इनका एग्जैक्ट काउंट अभी तक नहीं पता है। और टाइगर्स के इस गोल्डन कलर की बात करें तो ये गोल्डन कलर है उनमें हुए एक म्यूटेशन की वजह से, एक जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, जिस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनकी स्ट्राइप्स में पाए जाने वाला ब्लैक कलर मिसिंग है और उनका ऑरेंज कलर भी फेडेड है, जिसको देखकर लगता है कि उनका कलर गोल्डन है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। अब ये गोल्डन कलर का टाइगर भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइगर्स और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम ब्रीफली काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये लोकेटेड है, एज आई एम श्योर यू नो, असम में। ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको यूनेस्को डिक्लेयर करती है, और ये एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा डिक्लेयर किए जाने वाला इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। फ्रेंड्स, ये नेशनल पार्क खास है क्योंकि ये दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनोसरस को होस्ट करता है। राइनोस के साथ साथ ये नेशनल पार्क बिग फोर स्पीशीज को भी होस्ट करता है, जिनमें इंक्लूडेड है राइनो, एलिफेंट, बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। अब आई होप आपको राइनो की, एलिफेंट की, बंगाल टाइगर की और एशियाटिक वाटर बफेलो की बेसिक डिटेल्स पता है, जैसे कि इनका रेंज क्या है, इनका IUCN स्टेटस क्या है और इन स्पीशीज की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो इनके बारे में जरूर पढ़ लें, और एशियाटिक वाटर बफेलो के बारे में तो खासकर जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। इसका कॉन्टेक्स्ट है डिजी यात्रा। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट्स को ये क्लैरिफिकेशन दी है कि पैसेंजर्स के लिए डिजी यात्रा को यूज करना पूरे तरीके से वॉलंटरी है। मतलब कि क्या कोई पैसेंजर डिजी यात्रा को यूज करे या ना करे, ये पूरे तरीके से
उस पैसेंजर की मर्जी है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दी गई है इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले कुछ पैसेंजर्स ने कंप्लेन की थी कि उनको उनकी मर्जी के बिना ही डिजी यात्रा में एनरोल कर दिया गया था। वो नहीं चाहते थे, फिर भी उनकी फोटो खींची गई और उनके बायोमेट्रिक्स को ले लिया गया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि एयरपोर्ट्स किसी भी पैसेंजर को फोर्स ना करे डिजी यात्रा में एनरोल करने के लिए। अब डिजी यात्रा क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है जो पैसेंजर्स के बोर्डिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाती है और बायोमेट्रिक्स का यूज करती है, जिससे कोशिश है कि पैसेंजर्स का बोर्डिंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाए। हालांकि डिजी यात्रा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट हैं। आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से। तो अगर आपने इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को देखा हो, अगर आपने रिपब्लिक डे परेड को देखा हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति भवन से निकलकर अपनी लोकेशन पे आए थे एक हॉर्स ड्रॉन बग्गी में, मतलब एक घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाली बग्गी में। और बग्गी में ट्रैवल करने का ये ट्रेडिशन अब दोबारा से रिपीट किया गया है 40 साल बाद। पिछले 40 सालों से प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे में अपनी लोकेशन तक आती थी एक लिमोजीन कार में, पर इस साल 40 साल बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैवल किया है इस बग्गी में। अब ये न्यूज इवेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है आधार से और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक क्लैरिफिकेशन, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने सीधे तरीके से क्लैरिफाई किया है कि आधार एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, ना ही आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है और ना ही आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिए हैं इसलिए क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज आधार को यूज करती हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर। फ्रेंड्स, आधार शुरुआत से ही कभी भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो प्रिलिमिनरी 2018 में पूछा भी जा चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, आधार कोई भी बनवा सकता है, इंडिया में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स भी, अगर वो पिछले 180 दिनों में इंडिया में रह रहे हों। व्हाट द गवर्नमेंट वांट टू एम्फसाइज इज कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और इसलिए सिटीजनशिप के प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स में या डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स में आधार को एक्सेप्ट ना किया जाए। फ्रेंड्स, इस पीस में बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल आधार को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो कि गलत है और जिसको रोक दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है जापान के द्वारा सक्सेसफुली की गई मून लैंडिंग। तो जापान की स्पेस एजेंसी जापान स्पेस एजेंसी JAXA ने कंफर्म किया है कि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम लैंडर ने मून पर सक्सेसफुली लैंड कर दिया है। जहां पर इस स्लिम लैंडर ने लैंड किया है उसका नाम है शिलोई क्रेटर। और इस सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जापान 5वीं ऐसी कंट्री बन गई है जिसने सक्सेसफुली मून पर सॉफ्ट लैंड किया हो। फ्रेंड्स, जापान के इस मून लैंडर स्लिम को मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। मून स्नाइपर इसलिए क्योंकि इस लैंडर का ऑब्जेक्टिव था, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इस लैंडर को पहले से सेट किए गए 100 बाय 100 मीटर के एक स्पेसिफिक मून के पैच में लैंड करने का। और इस प्रिसाइज टारगेट की वजह से ही इसको मून स्नाइपर भी बोला जाता है। अब हालांकि 100 बाय 100 मीटर के पैच में लैंड करने के इस ऑब्जेक्टिव को ये स्लिम लैंडर पूरा नहीं कर पाया है। अपने टारगेट से ये थोड़ा सा 55 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में लैंड किया है क्योंकि इसका एक इंजन फेल हो गया था। पर फिर भी जापान के इस मून लैंडर ने जो अचीव किया है वो कमेंडेबल है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जोमैटो कंपनी को दिया गया पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जोमैटो की एक सब्सिडियरी को ऑथराइजेशन दे दी है कि अब वो ऑपरेट कर सकेगा एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। अब ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स इंटरमीडियरीज होते हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज या ऑनलाइन सेल करने वाली एंटिटीज के बीच, कस्टमर्स के बीच
एज अ मिडिलमैन एक्ट करते हैं। ये पेमेंट एग्रीगेटर्स, जिनका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल सीसी एवेन्यू, रेजरपे, पेयू, पेटीएम, बिलडेस्क, ये दो एंटिटीज के बीच, पेमेंट करने वाले के बीच और पेमेंट लेने वाले के बीच पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। और ऐसा करने के लिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। नाउ फ्रेंड्स, हमने पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में यहां पर ब्रीफ में बात की है। पेमेंट एग्रीगेटर्स की और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। नोट्स में इस इवेंट पर और डिटेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का क्या काम होता है, इनको लाइसेंस दिए जाने के लिए क्या बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं वगैरह। इसलिए आप इस टॉपिक को नोट्स में पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रेड सी में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक सिंपल न्यूज इवेंट है जिसमें बोला गया है कि इस रेड सी में चल रहे क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट हो सकता है और उससे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, इंडिया के राइस और मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर इस रेड सी में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से काफी इफेक्टेड हैं। और अगर ये इशू चलता रहता है तो इससे सप्लाई चेन इश्यूज, और अगर ये क्राइसिस चलता रहता है तो इससे सप्लाई चेन इश्यूज और ट्रिगर हो सकते हैं, जिन सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से एज वी सेड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और इंडिया का यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ और मिडल ईस्ट के कुछ लोकेशंस के साथ ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, फैक्ट्स की बात करें तो साल 2023 से 2000 फ्रेंड्स इंडिया के रेड सी ट्रेड की बात करें तो साल 2022 में इंडिया के लगभग आधे एक्सपोर्ट्स और लगभग 1/3 इंपोर्ट्स इस रेड सी के रूट से पास होकर गुजरे थे, विच सिग्निफाइज कि कैसे ये रेड सी के इन्फ्लेशन से इंडियन इकोनॉमीज डायरेक्टली इंपैक्ट होती हैं। फ्रेंड्स, इंडिया की मैरीटाइम ट्रेड की बात करें तो इंडिया से होने वाला 95% ऑफ द गुड्स ट्रेड बाय इट्स वॉल्यूम ट्रेड होता है शिपिंग के थ्रू द सी। और रेड सी में चल रहे क्राइसिस की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री अब इस रेड सी रूट को अवॉइड कर रही है और अफ्रीका के साउथ में लोकेटेड केप ऑफ गुड होप से होकर गुजर रही हैं, जो रूट लेंथ में लंबा है, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही हैं और जिसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पर है। नाउ फ्रेंड्स, अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं रेड सी की। तो फ्रेंड्स, रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इस पर हम बहुत पहले बात कर चुके हैं और एक से ज्यादा बार अपने एडिशंस में बात कर चुके हैं। फिलहाल हम बात करेंगे रेड सी से एसोसिएटेड ज्योग्राफिकल बॉडीज की, रेड सी से एसोसिएटेड मेजर ज्योग्राफिकल बॉडीज की। तो पहली ज्योग्राफिकल बॉडी है बब एल मंडब स्ट्रेट, जो कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, लोकेटेड है यहां पर। और रेड सी से लोकेटेड एक और बॉडी है, वो है गल्फ ऑफ एडन, जो कि एक गल्फ है और लोकेटेड है बब एल मंडब स्ट्रेट से पहले, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। यहां पर लोकेटेड है बब एल मंडब स्ट्रेट और ये है गल्फ ऑफ एडन। रेड सी से लोकेटेड एक और बॉडी है और वो है सिनाई पेनिनसुला, जो कि है नॉर्थ में लोकेटेड और बॉर्डर करती है इजिप्ट से, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ये है सिनाई पेनिनसुला और इसी सिनाई रीजन में लोकेटेड है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन। गुड बाय। In the next edition, goodbye.